एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपका देखोगे आप हो चुका है। क्वेश्चन 1 और 2 हो चुका है ना। क्वेश्चन नंबर 2 भी, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस so that they have two equal roots। अब करना है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। 3, 4, 5 और इसके एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा, हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 भी है करने वाला और इम्पोर्टेंट भी है। Is it possible to design a rectangular mango groove whose length is twice its breadth and area is 800 square meters, and if so find the length and breadth। तो एक रेक्टेंगल हमें डिजाइन करना है, रेक्टेंगुलर ग्रूव जिसकी लेंथ है ट्वाइस द ब्रेड, ठीक है। सो लेट द ब्रेड is equal to x meters and therefore the length will be equal to 2x meter। ब्रेड x होती है, लेंथ उसने दिया है 2x मीटर, और फिर हमें दिया हुआ है एरिया इज इक्वल टू 800। अभी नहीं चलेगा, मुझे तो सिस्टम सारा बंद करना पड़ेगा, मेरा टीवी भी बंद हो जाएगा और ये भी बंद हो जाएगा। अभी नहीं होगा, सर्च के बाद फिर कंटिन्यू होगी। एरिया इज इक्वल टू 800 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 800, एक्स इंटू 2x इज इक्वल टू 800, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, तो x स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, है ना, ठीक है। पर ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं होगा, इट विल नॉट बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, ऐसे नहीं करना इसको। इसमें उसने कहा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर। अगर ऐसा ही सेम क्वेश्चन आएगा तो ये नहीं कि आप इसको सॉल्व करना शुरू करोगे, आपने इसे इस तरह से लिखा, देन आई राइट एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। इस फॉर्म में लिखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। ए क्या है इसमें 1, बी क्या होगा और सी क्या होगा -400। फिर आप निकालोगे डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बेसिकली दिस क्वेश्चन इज आस्किंग यू कि क्या इस इक्वेशन की रूट्स एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो आप ये पहले निकालोगे, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इज इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस 1 सॉरी 4 इंटू 1 इंटू -400, कितना आ गया प्लस में। तो सिंस d इज मोर देन 0, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो अब लिखेंगे यस इट इज पॉसिबल, ठीक है। ये मैं बता रही हूँ कि अगर सेम टू सेम क्वेश्चन हमारा पेपर में आ जाता है तब हम क्या करेंगे, तब हम लिखेंगे यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। अब हम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 400 को सॉल्व। तो ये चाहे आप इसको x लेके कर लो या फिर 400 किसका स्क्वायर होता है 20, -20 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x प्लस 20 x माइनस 20। तो x की दो वैल्यूज -20 और +20, -20 रिजेक्टेड, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। therefore breadth is equal to 20 units and length will be equal to what? Sorry, it will be length will be equal to 40 meters and breadth will be 20 meters। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है, is the following situation possible, if so determine their present ages। कहाँ थे, साइंस क्लास टेस्ट है ना, लाइन पे आया करो। और वहां पे और कोई है बच्चे बैठे हुए कि नहीं, आप सच में मैम को बोला करो या टाइम पे आया करो।
Is the following situation possible? If so, determine their present ages. The sum of ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages in years was 48. टू फ्रेंड्स है, उनका सम ऑफ एजेस दिया हुआ है 20. ठीक है, लेट द एज ऑफ फ्रेंड 1 कितना आ जाएगा? x ईयर्स. तो सेकंड फ्रेंड की एज क्या लोगे? ठीक है, y भी ले सकते हैं और इसमें 20 माइनस x भी कर सकते हैं. सम ऑफ एजेस दिया हुआ है ना, तो तुम अगर y लेते हो तो x प्लस y 20 करते हो, है ना, तो y कितना हो गया? 20 माइनस 4 years ago. So when I talk of 4 years ago, तो फ्रेंड 1 की एज क्या है? एज ऑफ फ्रेंड 1 इज x माइनस 4 years. एज ऑफ फ्रेंड 2 विल बी 20 माइनस x माइनस 4 years. कितना हो जाएगा? 16 माइनस x. प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या करेंगे? 16 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 40. तो पहले इसको सॉल्व करो. सानवी तो नहीं आएगी, इसके पेपर चल रहे हैं. कायशा नहीं आई, रेहान, कबीर इज हियर, रेहान, आरव नहीं आएगा, सुखमीत भी नहीं आएगा ना, इसका भी. आप लोग को तो पेपर है. हाँ, कौन सा पेपर है पहला? सभी सिटिंग आ रहे हैं. इसको सॉल्व करोगे. 16x माइनस एक्स स्क्वायर. हाँ जी, लेट क्यों है? मैंने कहा था ना टाइम पे आना है यहाँ पे. इस बात को सच में कह रही हूँ, हल्के पे मत लो. एंड इस चीज को अभी छोड़ दोगे, अभी बात कर लोगे तो हो जाएगा. मैम, आई डोंट वांट कि मैं अपनी एनर्जी ना इन सब चीजों में वेस्ट करूं. माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 यही आ रहा है, इक्वल टू 0. यही है बच्चे. इसके अलावा कुछ? बिल्कुल कर लो. हम्म, वो प्लस होगा, माइनस 64 है तो वहां जाके प्लस हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, ये वाला जब मैं 0 इक्वल टू 0 हटा देती हूँ तो ये माइनस वाली चीज क्या है? क्या है? पॉलिनोमियल. कौन से वाला? क्वाड्रेटिक. एंड ग्राफ बनेगा तो क्या बनेगा? अपसाइड डाउन. हाँ, तो इसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग पैराबोला, क्योंकि इसमें एक्स नेगेटिव है. तो जब मैं इसमें से एक्स कॉमन ले रही, माइनस कॉमन ले रही हूँ ना, तो सबके साइन चेंज हो गए. सभी टर्म्स के साइन चेंज हो गए. समझ में आ गई बात? ठीक है. तो कल क्या होता है, आप पॉलिनोमियल फॉर्म करते हो, आपने x माइनस 16 x माइनस 4 से सॉल्व किया. आप कहते हो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64. फिर मैंने आपको कहा हुआ था कि बेटा जी, क्योंकि हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग दिख रहा है तो एक्स स्क्वायर नेगेटिव होगा, तो आप कहते हो अच्छा इसके आगे माइनस लगा दिया, काम खत्म. ठीक है. तो जब माइनस लगाओगे, पहली बात तो माइनस नहीं लगा रहे हो, पहले उस चीज को ध्यान रखना. पेपर में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है अब के आपके टर्म एग्जाम्स में. ठीक है. उसके बाद जब ये माइनस साइन लगा रहे हो तो साथ में ब्रैकेट्स में कि माइनस सबके साथ है, एक्स स्क्वायर के साथ में. समझ में आ गया? तभी ये डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, वरना बिल्कुल डिफरेंट पैराबोला बनकर आ जाएगा. क्लियर होगी बात ये? तो अब हमारे पास ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0. इसको डायरेक्टली फैक्टराइज नहीं करना, इसको पहले देखना है इफ सो. ये मैं बता रही हूँ कि अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन कोई बेसिक वाला बच्चा है, अगर एग्जैक्ट टू सेम क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो ऐसे अटेम्प्ट करना है. पहले आप निकालोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112 400 माइनस
400 minus 448 कितना आया? -48. Now since d is less than 0, roots are not real या no real roots. ठीक है, no real roots exist. तो जो उसने क्वेश्चन पूछा है कि इज इट पॉसिबल, तो हम क्या लिखेंगे? सच अ सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल. सच अ सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल. समझ में आ गया इतना? क्वेश्चन नंबर 5. Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80? रेक्टेंगल है ऐसा जिसका पेरीमीटर दिया हुआ है 80 और एरिया दिया हुआ है 400 स्क्वायर मीटर. ठीक है, रेक्टेंगुलर पार्क. अगर रेक्टेंगल है तो इसके पास क्या आएगा? लेंथ एंड ब्रेड्थ. तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड ब्रेड्थ ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल को मैं ले लूंगी y मीटर्स. ठीक है, अगर ये समझ नहीं आता, हमने y ले लिया. पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज 80. x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 40 माइनस. बच्चा. ठीक है, तो हमारे पास ब्रेड्थ आ गई है 40 माइनस एक्स मीटर. नाउ इट सेज एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ और वो हमें दिया हुआ है 400. x इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इक्वल टू 0. या फिर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0. इसमें आप d निकालोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 40 का होल स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 400. d is equal to 0. रूट्स आर रियल एंड इक्वल. रूट्स एग्जिस्ट भी करती हैं, रियल भी है, इक्वल भी है. इसमें हम सॉल्व कर लेंगे इसको. x माइनस 20 का होल स्क्वायर बन गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 20. तो कहते हैं ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन उसकी शेप क्या बन जाएगी? स्क्वायर. स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल. ठीक है, तो इस केस में लिखेंगे लेंथ एंड ब्रेड्थ आर सेम 20 मीटर. देयरफॉर यस इट इज पॉसिबल. यहाँ पे लिखोगे यस इट इज पॉसिबल. एंड इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ. लेंथ इज ऑल्सो 20 मीटर, ब्रेड्थ इज ऑल्सो 20. और एक बार बस सेफ साइड लिखने के लिए लिख देना कि therefore that this given rectangular park will be in the shape of a square. किससे ये आपका ना पूछ कैसे रहा है? इज इट पॉसिबल. तो वो आपको सिखाना चाहता है कि रूट्स रियल एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं करती. ठीक है, तो एक आज तक नहीं आया, पर इसको करने का भी यही है. अब पेपर में बेसिक वाला बच्चा हो उसको आ जाए, या आपके ही पेपर में कोई आ जाए क्वेश्चन की एग्जैक्ट, तो वो फॉर्मेट है, फॉर्मेट में आपको करना होगा. ठीक है, इफ सो कहा है ना, इज इट पॉसिबल कहा है, तो पहले आप डी निकाल कर बताओगे कि देखो रूट्स एग्जिस्ट करती है, यस इट इज पॉसिबल. कभी कभी यहीं तक होता है, और कभी कभी इसने जैसे कह दिया इफ सो फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ, इज इट पॉसिबल का है तो आप डी निकाल कर खत्म कर दोगे. समझ में आ गया है ना? और अगर कहा है कि फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो आप आगे भी निकाल. अब आ जाओ एग्जांपल नंबर 5.
एग्जाम्पल 5 है, कौन सा है? एग्जाम्पल 8, पेज 45, एग्जाम्पल 8, ये भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 8, पेज 45. A pole is to be erected at a point on the boundary of a circular path of diameter 13 meters. A pole is to be erected on the boundary of a circular path of diameter 13 meters in such a way. सर्कुलर पाथ है, उसका डायामीटर दिया हुआ है 13 मीटर, इन सच अ वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस, एक पोल इरेक्ट करना है तो मान लो ये पोल है, डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट फिक्स्ड गेट। अच्छा, डायमेट्रिकली ऑपोजिट फिक्स्ड गेट कौन से होते हैं? एक वर्ड दिया हुआ है इसमें, डायमेट्रिकली ऑपोजिट फिक्स्ड गेट, ऑपोजिट एंड्स के एंड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो डायमीटर बन जाए। ठीक है, तो ये जो पॉइंट ए एंड बी है, ये एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर पे। ए बी एक स्ट्रेट लाइन हो गई। पहली बात तो ऐसा नहीं है कि अगर हमने सर्कल ड्रॉ किया तो इट्स नॉट लाइक दिस कि ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर। डायमेट्रिकली ऑपोजिट का मतलब है, एक तो मुझे एग्जैक्ट डिस्टेंस पता है, स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट होते हैं दो। समझ में आ गया इतना? हम डिस्टेंस को सेंटर से अलग अलग काउंट नहीं कर रहे। स्ट्रेट लाइन से तो ऐसे भी कनेक्ट हो जाएगा अगर यहाँ पर है, लेकिन ए सेंटर एंड बी दे आर कोलिनियर पॉइंट्स। समझ में आ गई बात? ये यहाँ पर ओ पॉइंट दिया, यहाँ से ऐसे और ऐसे नहीं मूव कर रहा। समझ में आ गया इतना? डायमेट्रिकली मतलब ए ओ बी आर कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक हो गया? एग्जैक्ट डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कितना है वो आप निकाल सकते हो। अब उसने कहा है डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू diametrically opposite fixed gates on the boundary is 7 meters. यहां से और यहां से difference of the distance is 7. Let the distance from gate A x मीटर, ठीक है? इसने गेट बी से लिया है, इसे कोई भी ले सकते हो। Let therefore the distance from gate B, A से डिस्टेंस है x मीटर, B से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस फ्रॉम गेट B will be, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस कितना है? 7। तो अगर एक x है तो दूसरा या तो लोगे x + 7 या फिर लोगे x - 7, जैसे भी आपको समझ में आए, जो भी ठीक लगे वो ले लेना। ठीक है, कोई स्पेसिफिक नहीं है। देखो, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, इसका मतलब कह रहा है AP - BP इज 7। P का डिस्टेंस A से AP, P का डिस्टेंस B से BP, दोनों का डिफरेंस कितना है? 7 मीटर। तो अगर मैंने A को x लिया है तो BP कितनी हो जाएगी? अब उसको आप x - 7 भी लिख सकते हो, या फिर आपने BP - AP 7 लिखा है, बड़ा लिख लिया, तो BP कितनी आ जाएगी? 7 + 6। दोनों ही केसेस में आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गई बात? ये किसी को प्रॉब्लम है? राइट, यहाँ पे कोई अगर आंसर के साथ देखोगे तो फर्क नहीं आएगा, आपका आंसर वही आएगा, 2 नंबर्स, बस ये होगा कि P से डिस्टेंस कुछ और होगा, B से डिस्टेंस कुछ और होगा। ठीक है, तो ये लिया x और ये ले लिया x + 7। अब इसके बाद बताओ, अगर AB डायमीटर दी हुई है क्लास 9 सर्कल्स 90 डिग्री, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, हमारा एंगल APB क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, बिकॉज इट इज एंगल इन अ सेमी सर्कल। ठीक है ना? राइट,
तो अब हम क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल APB by Pythagoras theorem, AP square plus BP square is equal to AP square. X square plus x plus 7 का whole square is equal to 13. ये क्वेश्चन सिर्फ इसको ना बस इक्वेशन बनानी, फिर हमारा पाइथागोरस थ्योरम लगाना और एंगल इन सेमी सर्कल, बस वही मुश्किल है, और डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स, उस चीज को समझना। else once your equation is done, बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व होता है। 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। पहले उसने कहा है इज इट पॉसिबल, तो पहले क्या निकालेंगे, डी। इसका तरीका ही है, देखो उसने पहले देखो ना, इट वुड बी पॉसिबल के लिए उसने लिखा है इफ द इक्वेशन हैज रियल रूट, तो इसका फॉर्मेट है इस क्वेश्चन का। समझ में आ गया? आपको लिखना पड़ेगा टू चेक वेदर इट्स पॉसिबल, विल फाइंड डी। इट विल बी पॉसिबल इफ डी इज मोर देन 0 और इक्वल टू 0। ठीक है, पहले हम डी निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 60, 49 प्लस 240, 289। Now d is more than 0, therefore it is possible. ठीक है, तो फिर आप निकाल लोगे, इसको फैक्टराइज करो। अब फैक्टराइज के लिए उसने फॉर्मूला यूज किया है, यू कैन यूज, हाँ जी फैक्टर्स क्या होंगे इसके, 12 एंड माइनस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0, x इंटू एक्स प्लस 12 माइनस 5x प्लस 12, x की वैल्यू 5 आ गई, माइनस 12 रिजेक्टेड, तो एक डिस्टेंस आ गया 5 यूनिट और 5 मीटर, और एक डिस्टेंस हो जाएगा 7 मीटर। क्लियर हो गया बच्चे इतना? ठीक है, इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाऊँ, एक्स्ट्रा तो इसमें जितने बुक में थे उतने कर लो, बाकी एग्जाम्पलर में से कर लेना। और एक सिचुएशन की ये वाला लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, ये कर सकते हो आप, कर लो, फिर मैं एपी स्टार्ट करवा देती हूँ। A rectangular path, लिखो, a rectangular path is to be designed whose breadth is 3 meters less than its length. Its area is to be 4 square meters more than the area of a park. Its area is to be 4 square meters more than area of a park that has already been made in the shape of an isosceles triangle with its base as the breadth of rectangular path and altitude of 12 meters. Find the length and breadth. हाँ जी, पहले तो अच्छे से बैठ के फिगर बनाओ। 12 मीटर, ये बुक का एग्जाम्पल था लास्ट ईयर का,
ठीक है, उसमें तो आपको फिगर दी हुई थी, अगर ये ना दिया हो फिगर ड्रॉ करना है तो कैसे करो? पहले तो रेक्टेंगुलर पार्ट हमें डिजाइन करना है, ठीक है। ब्रेड्थ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। A rectangular park is to be designed whose length is breadth is 3 meters less than the length. ठीक है, अगर हम लेंथ को, अच्छा लेंथ लेंगे, ब्रेड्थ, लेंथ इज 3 meters more, breadth is 3 meters less than the length, तो अगर मैंने ब्रेड्थ को x ले लिया तो लेंथ कितनी हो जाएगी? x प्लस। अब उसने कहा है हमने एक, ये तो पार्क हो गया, its area is to be 4 square meters more than the area of a park that has already been made in the shape of an isosceles triangle. तो एक ऐसा ट्राइंगल बनाया है हमने, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाया है, इन दोनों के एरियाज की कंपैरिजन दी हुई है, ठीक है। पर कहा हुआ है जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है उसका बेस जो दिया हुआ है इट इज सेम एज द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक साइड तो हो गई बेस ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट, ठीक है। बाकी दो साइड्स क्या हो जाएगी? इक्वल, क्योंकि बेस का है ना, और ना इक्वल साइड्स का आ जाता। तो जब हमने बेस कह दिया इसका मतलब इक्वल साइड्स अलग है, बेस क्या हो गया? x, और फिर इसका ऑल्टीट्यूड दिया हुआ है हमें कितना? 12। क्लियर हो गया? ABCD इज द रेक्टेंगुलर पार्ट और AED इज अ ट्रायंगुलर पार्ट, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, और इसके अब एरियाज को कंपेयर करने को कहा गया है, ठीक है। इट्स एरिया मतलब रेक्टेंगुलर पार्ट का एरिया is 4 meters more, 4 square meters more than the area of triangle. Area of triangle plus 4 is equal to area of rectangle. समझ में आ गया? Area of triangle plus 4 square meters is equal to area of rectangle. समझ में आ गई चीजें? ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? हाफ इंटू एक्स इंटू 12 प्लस 4, एरिया ऑफ रेक्टेंगल x प्लस 3 इंटू एक्स। अब इसमें नहीं कहा हुआ इज इट पॉसिबल, हाँ, लेंथ एंड ब्रेड्थ, हाँ, तो कौन सा लेंगे? ठीक है, तो ये आ जाएगा 6x प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6x माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस x, ऐसे आ गया x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4। तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी 4 -1, -1 को आप कर दोगे रिजेक्टेड। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन तो ना बुक में कभी कभी डी निकाला होता है, निकाल भी सकते हो, नॉर्मली फैक्टराइज भी कर सकते हैं, लेकिन जहां उसने कहा इज इट पॉसिबल तो आपने वहां पे डी निकाल के चेक करना है कि इक्वेशन में रूट्स एग्जिस्ट करती हैं कि, ठीक है। तो x की वैल्यू 4 आ गई, हमने ब्रेड्थ की थी, ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट इज 4 मीटर और लेंथ कितनी है? 7, x प्लस 3 7, ठीक हो गया। चलो, ये तो है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस कर लेना। जो नेक्स्ट मुझे स्टार्ट करना है इस क्लास में वो है, हाँ, ऑलमोस्ट सारे जो आपके फर्स्ट 4 चैप्टर्स है वो तो सारे करवाऊंगी, ठीक है ना। एग्जाम्पलर लीनियर इक्वेशंस में जो आपकी बुक में से डिलीट हो चुका है वो लीनियर इक्वेशंस था, उसमें से भी डिलीट होगा, ठीक है ना। जो 1/x वाले क्वेश्चन है, 1/x प्लस 1/y, ये सारे डिलीटेड होंगे अभी फिलहाल के लिए, कहा हुआ है सिलेबस में जो आया है, और एनसीईआरटी के हिसाब से लास्ट से डिलीटेड थे, ठीक है ना। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में एक जो कंटेंट मतलब कोर्स में रहेगा वो है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, ठीक है।
ये फिलहाल अगर तू स्कूल में करवाया है तो मैं अभी करवा दूंगी, वरना पेपर्स के बाद करवाया। ठीक है, तो ये मैं करवा दूंगी। ठीक, अभी तो लेट मी स्टार्ट विद एपी की अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम करवा दूं, क्वाड्रेटिक खत्म हो जाएगा। पता है एपी के बच्चे जो है वो सिर्फ केजीएम वाले हैं, और वही तुम 4-5 ऐसे जाकर वहां पे टेस्ट देकर आते हो। आपने ये मैं सच में कहती हूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ, रिकॉर्डिंग चल रही है, ये प्रायोरिटाइज नहीं करोगे मैम पूरे साल यही परेशानी कर। ठीक है, या तो उनसे प्रॉपरली बात कर लो, पेरेंट्स को ले जाकर सच में बात कर लो कि मैम टाइमिंग क्लास मत किया करो, कोई ना कोई हल निकालो। बिकॉज मैं इस चीज को सच में नहीं बना रही थी, मैं नहीं आज रेहान नहीं आया तो मैं उसको कह रही हूँ जाए वो, सच में। ठीक है, दिस इज अ सीरियस इशू नाउ, आप सबको मैं कह रही हूँ, दिस इज अ वेरी सीरियस इशू। मैं ये सच में इस बात में नहीं पढ़ना, मुझे मैम की वाली पॉलिटिक्स में मुझे नहीं पढ़ना है। आप डायरेक्टली खुद मैम से बात करो और मेरी क्लास में एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचो यहाँ। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का है, अगर क्लास में करवाया ये आ सकता है पेपर में, और क्योंकि ये लीनियर इक्वेशंस में भी है वहां पे डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट है अ मोटर बोट whose speed is a motor boat whose speed is 18 kilometers per hour in still water। हाँ हाँ हाँ, मूव को करवाया है, कट करवा दिया है। अब देखो ना, तुम सेम स्कूल के हो। मैं तो नहीं करवा रही, मैं छोड़ रही हूँ अभी फिलहाल में, मेरे को मुझे है कि अभी इतना ही कर लो, ये डाउट वाले क्वेश्चन जो होता है ना वो बाद में कर लेते हैं। अब मैंने उसके कहने पे किया, आप सेम स्कूल के हो है ना, डिफरेंट स्कूल होते तो फिर भी सोचते। अभी फिलहाल के लिए मैं वही कह रही हूँ ना कि मैं वो चीज करवाई नहीं रही हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं होगा सिलेबस में, नहीं आएगा, वही कह रही हूँ। तो लिख लो, इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, इक्वेशन ये वाली सॉल्व करनी आसान है। अच्छा, इसके बाद ना देखो, अब एपी वाले बच्चे सिर्फ केवीएम के है ना, तो वो तो बैठेंगे यहाँ पर, आप लोग ना अपना कोई टेस्ट पेपर निकाल कर पिछला तो यहाँ पर बैठ के रिवाइज करो सब, और मुझे वहां पे बाद में मैं क्वेश्चन चेक करूंगी इन बिटवीन आपको, या तो एपी करना है आगे कर लो, दिमाग लगाना है उसमें लगा लो, ठीक है, मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है, इफ यू फील, बिकॉज 3-4 दिन रह गए हैं उसमें मैं आपको कुछ ज्यादा एपी ऐसे नहीं कि बहुत अच्छे से करवा पाऊंगी। आफ्टर योर एग्जाम्स आर ओवर, फर्स्ट 25th ऑफ मे 26th ऑफ मे के ऑनवर्ड्स हम लोग प्रॉपर क्लासेस जब शुरू करेंगे, ठीक है ना, तब आपकी एपी वगैरह से स्टार्ट होगा और तब आपका भी रिवाइज हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, एपी को आराम से 10 दिन तो लगते हैं करने में, राइट। अब 4 दिन में इतना मैं स्पीड अप करके नहीं करवा पाऊंगी, सच्ची कह रही हूँ, वो सिर्फ तुम्हारे लिए होगा। तो अभी 3 दिन जो इनके पास है, इस हफ्ते टेस्ट कोई नहीं ले रही हूँ मैं, आप सिर्फ रिविजन करोगे मेरे पास बैठकर, मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगी, आपका टेस्ट पेपर पिछला जो है वो आप अपना रख लो अभी, वो निकालकर क्वाड्रेटिक का कोई भी एक टेस्ट, पॉलिनोमियल्स का, रियल नंबर का कोई भी एक टेस्ट दोबारा सॉल्व करो, क्वेश्चन से चेक करवाते, क्लास प्रैक्टिस ये कर लो अभी 3-4 दिन आकर, जब तक आपके एग्जाम्स नहीं है। इसके अलावा आपका कोई और चैप्टर है मुझे बता दो, मैं स्पीड अप करके आपको खत्म करवाई देती। ठीक है, तो मैं एपी करवा रही हूँ, तुम लोग आगे आओ, चलो करो चैप्टर 7 रिवाइज कर, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मैंने दिए थे वो दोबारा से करो, एग्जाम्पल के क्वेश्चन कर ले, ये लो। हाँ बेटा, पहले पेपर तो होने देती, हॉलीडेज मुझे भी नहीं पता कब से शुरू होगी। मैं तो देखो बच्चे, मैं बार बार वही कह रही हूँ, 20th से दो, 30th से दो, नहीं हो पाएगा है ना, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, सबसे साथ तो मैच नहीं हो पाएगा। ये ले, इसमें से कर। अच्छा, इसमें ना ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी ना मुझे क्वाड्रेटिक की एग्जाम्पल करवानी है, पकड़ो राघव। अच्छा, नेक्स्ट जो मैं आप करवा रही हूँ वो है एपी। क्लास में कितना किया हुआ है कबीर, आपने क्लास में कितना किया हुआ है कबीर, जसलीन, जसलीन एपी आना है? यस मैम। आना है एपी आपको? यस मैम। ओके। अच्छा, एपी में पहली चीज तो क्लास में कितना किया हुआ है, कुछ समझा हुआ है कि नहीं? कुछ नहीं आता, थोड़ा बहुत समझा हुआ। थोड़ा बहुत समझा। देखो एपी होता क्या है, शोर नहीं मचाना बिल्कुल भी, बाकी सब बच्चे अपना रिवाइज करो प्लीज, डोंट मिसबिहेव। मैं आज वैसे ही बहुत गुस्से में हूँ, सच में कह रही हूँ, आज बिल्कुल मिसबिहेव मत करो, चुपचाप से काम कर, अब तक तुम्हारा वही चल रहा है, पेपर में बड़े अच्छे मार्क्स आते हैं हमारे। एपी होता क्या है, जब मैंने
आपको कुछ नंबर्स लिख कर दिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये नंबर्स लिख के दे रही हूँ, ठीक है। आई राइट दिस नंबर्स फॉर यू, लेट मी से 1, 4, 9, 16, 25 सो ऑन। अगर मैंने ये नंबर्स लिख कर दिए हैं आपको तो ये क्या बन जाते हैं? एपी नहीं, एपी नहीं बनती, मतलब ये क्या बन रहा है, इसमें कुछ रिलेशन है। इफ आई नीड टू फाइंड, प्लीज मैंने कहा था बातें मत करो, अपना अपना रिवाइज करो, कोई पेपर में डिस्कशन नहीं होने वाली है वहां पे आपकी, कोई इकट्ठे बैठकर वहां डिस्कस नहीं करोगे। दिस स्टॉप, अपना वो पढ़ेगी, जो डाउट पूछ रहे हैं मुझसे पूछ लो, आपस में बताओ। सो इफ यू हैव द दीज नंबर्स रिटन ऑन योर पेपर, आपको नेक्स्ट के 2 नंबर्स पूछने चाहे तो आपको बता सकते हैं। हाँ, अलग से बोलूं तुम्हें वो ये वो मत कर बेटा, मैं सच में कह रही हूँ, सच में वैसे ही मूड खराब है। अभी मैं फालतू में डांटूंगी, फिर बाद में मैं कहूंगी अभी डांट दिया, पूरा दिन मैं सोचूंगी, तुम्हें तो फर्क पड़ने नहीं वाला है। हाँ, आगे क्या लिखोगे आप? 36, 49। तो जब भी हम किसी सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को रखते हैं किसी रिलेशन के अकॉर्डिंगली, जैसे मैंने लिखा 1, 8, 27, 64, 125 एंड सो ऑन, ठीक है ना। जब हम इन नंबर्स को लिखते हैं किसी रिलेशन के अकॉर्डिंगली तो उनको बोलते हैं सीक्वेंस, राइट। जैसे कि आपके आजकल वो बहुत आते हैं फेसबुक और ये व्हाट्सएप पे आते हैं, 1 इज इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू 3, है ना। तो व्हाट इज 3 इक्वल टू, तो वो जो सारे लॉजिक वाले क्वेश्चन होते हैं वो सारे सीक्वेंस में आते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको ये चीजें देती हूँ, इफ आई से, हाँ जी नेक्स्ट बताओ, चलो अब बताओ नेक्स्ट 3 लेटर्स कौन से होंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट क्रैकिंग दैट सीक्वेंस। हाँ जी, किसी को पता है क्या होगा, मैंने क्या लिखा है ये? हाँ, क्या लिखा है ये? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। समझ में आ गया? तो जब मैंने ऐसे, प्लीज डिस्कशन मत करो आपस में, राघव लव्या साथ में पेपर में नहीं बैठेगा वहां पे, इकट्ठे कर लो, ये थोड़ी कि उसने तुम्हें सॉल्व करवाना है, ठीक है। तो जब हमने किसी भी एक पैटर्न को लिखा और उनमें कुछ रिलेशन लिखा है हमने नंबर्स का, ठीक है, दैट बिकम्स अ सीक्वेंस। अब अगर मैं नंबर्स लिख रही हूँ, अगर मैं नंबर्स लिख रही हूँ विच इज लाइक दिस, अगर वो एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करते हैं, कैसा? जैसे मैंने लिखा 1, 3, 5, 7, 9, इसके बाद आप क्या करोगे? 11, आपने 9 में क्या ऐड किया? 2, फिर आप क्या लिखोगे? 13, क्योंकि आपने 11 में ऐड किया 2। तो जब ये नंबर, जब ये सीक्वेंस एक स्पेशल तरह का पैटर्न फॉलो करता है, कौन सा? कि उनमें एक फिक्स डिफरेंस है, सभी दो कंसेक्टिव टर्म्स में एक फिक्स डिफरेंस है, तब हम कहते हैं वो क्या फॉर्म कर गया? एपी, दैट मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेस, ठीक है। कि सीरीज प्रोग्रेस तो कर रही है अरिथमेटिकली, एडिशन के साथ वो प्रोग्रेस कर रही है। ऐसे ही एक सीरीज होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी कहते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आई राइट 1, 2, 4, 8, 16, अब नेक्स्ट नंबर क्या लिखोगे? 1 का 2 बन गया, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का डबल कितना हो जाएगा? 32, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, नंबर्स को डबल। तो यहाँ पर कैन आई से इनका डिफरेंस सेम है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 1, यहाँ कितना है? 2, यहाँ कितना है? 4। तो ये एपी नहीं बनी, ठीक है। आपने जो पहले वाला नंबर लिखा था, ये वाला 149, यहाँ डिफरेंस कितना है? 3, यहाँ कितना है? 5, ये कितना है? 7, तो ये भी एपी नहीं बनी, ठीक है। एपी तो सीक्वेंस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जिस सीक्वेंस में 2 कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस इक्वल होता रहे हर बार, दैट वी से इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब आते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब हमारे पास है एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हम कहते हैं डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्टिव नंबर्स इज सेम थ्रू आउट। कोई भी 2 कंसेक्टिव नंबर्स ले लो उस सीक्वेंस के, इकट्ठे साथ साथ वाले, ठीक है, उनको माइनस करेंगे, उनका डिफरेंस सेम आएगा। सेकेंड थिंग, जो इसमें हमने नंबर्स लिए हैं ना, कंसेक्टिव नंबर्स, जो नंबर्स उस सीक्वेंस में है, उस एपी में है, उसे हम बोलते हैं टर्म्स ऑफ एपी, ठीक है। तो अब मैं आपको ये नंबर्स छोड़कर क्या लिख दूंगी? 2 कंसेक्टिव टर्म्स, इससे
ठीक है ना। आपने कहा ये तो एपी बनता है, यस और नो, ये एपी बन रहा है ना। अगर मैं इस तरह से लिख दूं, बन रहा है। दोनों में फर्क क्या है, वो इंक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, डिफरेंस तो सेम है ना। तो यहाँ पर आप -3 कर रहे हो, यहाँ पे आप +2 कर रहे हो। तो डिफरेंस जो होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और एक हम ऐसा सीक्वेंस लिख रहे हैं, डिफरेंस 0 भी हो सकता है। तीनों में एपी है, नेगेटिव में डिक्रीजिंग एपी होती है कि डिक्रीज कर रही है, तो पॉजिटिव में क्या होगी, इंक्रीजिंग एपी, और 0 में हम क्या कह देते हैं, कांस्टेंट एपी। कॉमन डिफरेंस 0 है, ठीक है। और जो ये डिफरेंस है क्योंकि ये कॉमन रहता है थ्रू आउट, तो दैट वी से इज कॉमन डिफरेंस। जसलीन कभी समझ में आ गया बेटा, ये यस इतना Yes, समझ ma'am. में आ गया, ठीक है ना। अब आते हैं, किसी भी एपी को अगर मुझे डिफाइन करना है, इन जनरल लिखना है, जैसे हम इक्वेशन को लिखते थे, लीनियर इक्वेशन को ax + by + c, ऐसे ही अगर मुझे एपी फॉर्म करके मतलब एपी के बारे में समझना है तो हम क्या करते हैं, ठीक है। मैं बहुत बेसिक नंबर्स लेके चलती हूँ, ये वाला एपी मल्टीपल्स ऑफ 2 लिखे हैं, मैंने ये लिख दिया। एपी का स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमेशा, तो उसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म। किसी भी सीक्वेंस का स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, उसको हमने बोला फर्स्ट टर्म। और एपी में क्योंकि वो ए है ना, तो उसको हम जनरली शो करते हैं, राइट। अब ये कहते हैं ए फर्स्ट टर्म है, A1 A2 A3 A4 A5, ठीक है। तो जो ए के साथ ये 1 सबस्क्रिप्ट लगाया है, दिस मींस फर्स्ट टर्म। A2 लिखा है तो मतलब सेकंड टर्म, A3 लिखा है तो मतलब थर्ड टर्म। इसका मतलब मैं कह रही हूँ थर्ड प्लेस पे कौन सी टर्म है, तो आप क्या लिखोगे, 6। फिफ्थ प्लेस पे कौन सी टर्म है, तो आप क्या बोलोगे, 10, ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म तो मुझे पता है 2 है, ये फोर्थ टर्म, ये सेकंड टर्म जो 4 आई, ये कैसे आई, पहली वाली 2 में 2 ऐड हुआ, फर्स्ट टर्म में ये जो डिफरेंस था, तो जो कॉमन डिफरेंस होता है ना, उसके लिए मैं नंबर यूज करती हूँ, सिंबल यूज करती हूँ डी। तो फर्स्ट टर्म में डी ऐड हुआ, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब जब हमने 6 निकाला तो मैंने 4 में 2 ऐड किया, ठीक है। मतलब A1 तो मेरे पास 2 था, A2 मैंने निकाला A1 + 2, A3 मैंने निकाला A2 + 2, और A2 कितना था, A1 + 2, तो A3 कितना हो जाता है, A1 + 2 + 2, A2 की जगह ये वैल्यू लिख दी, ठीक है ना। तो एक चीज समझना, A1 में 2 आया, A2 में आया 2 + 2, A3 में आ गया 2 + 2 + 2। कॉमन डिफरेंस कितनी बार ऐड हुआ, 2 बार, यहाँ पर 1 बार। अगर मैं A4 लिख रही हूँ तो कॉमन डिफरेंस कितनी बार ऐड होगा, 3 टाइम। समझ में आ गया। तो अगर मैं एपी की 10th टर्म लिख रही हूँ, 2 तो उसमें आएगा ही आएगा, 7 2 से हो रहा है, कॉमन डिफरेंस कितनी बार ऐड करना है, 10 से 1 कम, 9 बार, ठीक है। अब 2 को 9 टाइम्स आपने ऐड किया, इट इज सेम एज 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो यहां से अब थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम एपी को लिखते हैं, A1 is 2, A2 is 2 + 2 × 1, A3 is 2 + 2 × 2, A4 is 2 + 2 × 3, A5 is 2 + 2 × 4। तो इन जनरल एपी की कोई भी टर्म निकालनी है तो उसकी फर्स्ट टर्म पता हो, कॉमन डिफरेंस पता हो, और nth टर्म है ना, मतलब 5th टर्म है, तो कॉमन डिफरेंस 4 से मल्टीप्लाई होगा। 100th टर्म है तो कॉमन डिफरेंस को 99 बार ऐड करना है। समझ में आ गया। सो दिस इज माय फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। पूरी एपी में ना गिनकर 2 फॉर्मूलाज है। एपी मुश्किल पता क्यों है, क्योंकि इक्वेशन भी खुद बनानी है और ये टर्म के हिसाब से। तो पहली जो आपकी एक्सरसाइज है ना, इट ओनली टॉक्स ऑफ टर्म ऑफ एन एपी। एपी की टर्म फॉर्म करो बस, ठीक है। एपी दिया होगा सीक्वेंस जिनमें कॉमन डिफरेंस सेम चल रहा है,
और बस एक ये चीज याद रखनी है अभी फिलहाल के लिए। सेकंड एक्सरसाइज करवाऊंगी सम वाली, 2 एक्सरसाइज है, 3 है, 3 है। फर्स्ट एक्सरसाइज तो चेक वेदर दिस इज एपी है ना, हाँ वो तो हो जाएगी। तो तुम्हें फर्स्ट आती है, सेकंड नहीं आती, सेकंड भी आती है। थर्ड के ना स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स मुश्किल लगते हैं, और इसमें वो तो ऑप्शनल भी है। करवाइए मैम ने ऑप्शनल, आएगी कौन सी मैम है, कौन सी मैम, हाँ कौन सी मैम ने कहा था आएगी, आती तो है, मुश्किल मुश्किल नहीं है। हाँ अरे चलो वो पूछ लेना, मुश्किल तो नहीं है, मैं करवा तो तुम्हें दूंगी, थोड़ा सा स्पीड अप ही कर लेते हैं, ठीक है। तो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, जो कि इसमें भी क्वेश्चन आता है, चेक वेदर दिस इज एन एपी और नॉट, ठीक है। अभी फिलहाल ना सिर्फ ये करवा रही हूँ एंड टर्म वाला क्वेश्चन, उसके बाद लेट्स सी, इसको मैं रिवाइज करवा रही हूँ। कल से आपको प्रॉपर एपी ना जितना हो सकता है उतना तो पूरा करवाऊंगी। पेपर कब है, 15 को ही है, 15। हाँ मंडे से तो आओगे, संडे तक आओगे, आ जाओगे संडे को। संडे को आपकी ना 2 घंटे क्लास लेके इसको तो कम से कम पूरा करवा दो, ठीक है। और किसी की कोई क्लास है तो देखती। अच्छा अब आते हैं एपी पे। ये चीज पहला जो फॉर्मूला है ना, ये बहुत अच्छे से याद करना है, a प्लस एन माइनस 1d। आपकी पूरी एक्सरसाइज 5.2 ना इसी पे बेस्ड है। कुछ नहीं समझ आए ना, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म दी हुई है, मतलब पहले ना ये फॉर्मूला साइड पे लिखना है, फिर देखना आपको दिया क्या हुआ है। कोई किसी प्लेस की टर्म दी हुई है, फिर फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, कौन सी टर्म पूछी हुई है, समझ में आ गया, राइट। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से एक एपी में फर्स्ट टर्म इज ए, कॉमन डिफरेंस इज डी, उसकी मुझे 57 टर्म बताओ किस तरह से एग्जिस्ट करेगी। तो आप क्या लिखोगे, ए 57, यहाँ पे क्या जाएगा, 57 टर्म निकालनी है। तो ए में ऐड करेंगे n माइनस 1, इसका प्रीवियस नंबर 56। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर इस चीज को समझ गए ना पूरी एपी समझ जाओ। सच में कहती हूँ सीरियसली, जितना इजी एपी टॉपिक है उतना इजी कोई और टॉपिक नहीं होगा। मुश्किल से स्टेटमेंट प्रॉब्लम है, 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे वो भी हो जाती है। तो ओनली थिंग हियर इज, इसी चीज को क्रैक करने में ना 3-4 महीने लग जाते हैं आराम से। अगर आपको ये टर्म समझ में आ गई ना कि एपी होती क्या है, एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें हर नंबर ना एक सेम नंबर से बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो उसमें फॉर्मेट हमारे टर्म का क्या बन जाएगा, a प्लस 56 57 है तो, है ना। और जो ये d है ना, ये प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। अब किसी भी एपी का कॉमन डिफरेंस निकालना होता है, जैसे मैंने लिए थे, लेट मी चेंज द नंबर 3 7 11 15 19, इसके बाद मैं क्या लिखूंगी बताओ, 19 के बाद समझ में आ गया ना, इसके बाद क्या लिखूंगी 27, फिर क्या लिखूंगी, हर नंबर को मैं किससे इंक्रीज करती जा रही हूँ, 4 से, ठीक है। A3 है फर्स्ट टर्म, जो 3 दिया हुआ है, दिस इज फर्स्ट टर्म। 7 क्या है, सेकंड टर्म, लिखो इसको, A1 is 3, A2 is 7, A3 is 11, A4 is 15, A5 is 19, so on। तो ये 6 टर्म हो गई, ये 7, ये 8, ये 9, समझ में आ गया। हाँ 19 फिफ्थ हो गई ना, मैंने गलत लिख दिया, ये लो, दिस इज 5th, दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 8, समझ में आ गया ये। अब इसके बाद जब मुझे बताना है इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, तो कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इट्स ऑलवेज थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। आगे वाली टर्म से पीछे वाली टर्म माइनस करनी है, हमेशा एक ऑर्डर रखना है। कोई ये ना कहे कि हमने 3 में 4 ऐड किया, 7 कैसे आया, 3 में 4 ऐड किया, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि हमेशा क्या ऐड किया नेक्स्ट टर्म बनाने के लिए, या क्या सब्ट्रैक्ट किया, तो हमेशा बड़ी वाली आगे वाली टर्म से पीछे वाली टर्म माइनस होती है। तो ये कॉमन डिफरेंस प्लस भी हो सकता है, जैसे इस केस में क्या होगा, 7 माइनस 3 सेम एज 15 माइनस 11 सेम एज 11 माइनस 7, कितना है 4। अगर मैं कल ऐसे नंबर्स लिख दूं 31 27 23 देन 19, है ना, हाँ 19 15 11 देन 7 5
1 -3 -4 करती जा रही हूँ ना, क्यों 7 और यहाँ पे आएगा 3, 7 3 देन -5 ऐसे लिख जाए। अब ठीक है, तो इसमें कॉमन डिफरेंस विल बी A2 माइनस A1, 27 माइनस 31, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया -4। तो कॉमन डिफरेंस का वे वही रहेगा, आगे वाली टर्म से पीछे वाली टर्म माइनस कर, आगे वाली टर्म से पीछे वाली टर्म हमेशा माइनस करनी है। समझ में आ गया इतना? कॉमन डिफरेंस विल बी A2 माइनस A1, 27 माइनस 31 -4। ठीक है, इसका समझ में आ गया ये? ठीक है, तो अब लिखो कोई भी एपी है उसका कॉमन डिफरेंस इज an माइनस an माइनस 1, जनरल टर्म इज a प्लस n माइनस 1d। इसके अलावा कुछ और जो इसमें है जो अब तक मैंने बोला नहीं समझ में आया वो मुझे बताओ। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है थोड़ी जरूरी है, इसके बाद क्लास होती है आपकी? नहीं होती साइंस क्लास? हाँ सुबह लगाते हो सभी? और कौन? कबीर और रेहान? हाँ मतलब आप सभी ना, आपने एपी करनी है, कल क्लास के बाद उठा लेती है। मैथ क्लास इनको भेज कर ना आपको मैं अलग से करवा के एपी आगे करवा दूंगी, ठीक है ना? इनके डाउट्स भी हो जाएंगे, आप लोग भी आगे पढ़ लोगे, है ना? स्टेडियम के सभी बच्चे सुबह लगा रहे हैं, आप कहाँ पे आ रहे हैं? फिर बहुत जल्दी से होगा। ठीक, अब आ जाओ फर्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 5.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन अभी फिलहाल छोड़कर क्वेश्चन नंबर 2 में तो बहुत जरूरी है आज ये करके आना, क्वेश्चन 2 3 4 अगर नहीं आता तो। ठीक है, कबीर और जसलीन आप भी। जसलीन आपकी साइंस क्लास होती है बेटा? Yes, ma'am. हाँ तो एक दिन मत जाना तुम, ठीक है? एपी कर लेना कल क्लास के बाद। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म इज ए, कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। ए दिया हुआ है 10, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 10, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 10, सेकंड टर्म 20 30 40। समझ में आ गया? ऐसे नेक्स्ट में बताओ सेकंड पार्ट। इस चीज को समझने में टाइम लग जाता है और कुछ नहीं। फर्स्ट टर्म हमारी दी हुई है -2, कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ है 0, तो एपी क्या फॉर्म करोगे? हाँ जी, कितने क्वेश्चन हो गए तुम्हारे? दिखा दिखा कौन सी केस स्टडी है ये? अच्छा जो कॉन्वेंट का ही है तुम्हारा? हाँ नव्या ने भेजी थी, वही भेजी हुई है ना? ये भी नहीं पता हमें स्कूल में मिली है। केस स्टडी कौन सी वाली कर रहे हो दिखाओ? रिवीजन टेस्ट है तो अच्छा केस स्टडी 2 है, फर्स्ट टेस्ट वाली कहाँ पे है? समझ में आ गया? सेकंड वाला क्या होगा बेटा? फर्स्ट 4 टर्म्स लिखोगे कायशा, कबीर, जसलीन। सेकंड में क्या लिखोगे? -2 -2 -2 एंड -2। देन थर्ड 4, इसके बाद क्या आएगा? 1 -3 कर लो, क्या आ जाएगा? -2, फिर -3 किया -5। दिखाओ करवा करवा दो, एक मिनट मुझे दो बस। आज ना अभी एपी में ना सिर्फ इतना ही करके आना है तुम्हें, एक्सरसाइज 5.1 अच्छे से सॉल्व करके आनी है, ठीक है? कबीर कल ऑनलाइन कल ऑफलाइन आओगे? मैम मैं आ नहीं पाऊंगा, चोट लगी हुई है। अच्छा ठीक है,
और जसलीन, कल आपको क्लास में आना है ना? जसलीन, यस मैम। हाँ कल क्लास आओगे ना? यस आज के लिए आपने एपी का क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज 5.1 है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 ये आराम से करके आना। क्वेश्चन नंबर 4 सारा नहीं होगा, उसमें कुछ पार्ट्स हैं जो मैंने करवाने हैं आपको, बाकी बच्चे जाओ। कल मैं तुम्हें असाइनमेंट दूंगी बनाकर, ठीक है? करवा दो ये थर्ड वाला भी। हाँ बताओ। फोर्थ, ए इज -1, बी इज हाफ। -1, -1 प्लस हाफ, माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा, -1 प्लस हाफ में आ जाएगा अपने पास -0.5। रुक जाओ, अभी मत जाओ, आपको मैं डाउट करवा रही हूँ। हाँ हाँ, -0.5 प्लस हाफ किया तो थर्ड टर्म आ जाएगी 0। फिर 0 प्लस हाफ किया तो आ जाएगी 0.5। समझ में आ गई ये चीज? कबीर, इतना समझ में आ गया? यस मैम। कबीर समझ में आ गया? जसलीन आपको समझ में आ गया? यस मैम। थर्ड क्वेश्चन में भी और फोर्थ में भी यही करोगे? नहीं, दे दो, मैं तुमको दे दी हूँ, काम कर रहे हैं, बैठो आ जाओ। पता क्या डाउट है, खत्म हो जाए अच्छा रहेगा। उनको आगे नहीं करवा रही, बस इतना ही कर ले काफी है। आज का दिन मिला, इतना ही समझने का।